नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मेरा नाम विजय सिंह है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जियोग्राफी का अपना नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइलैंड के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में पढ़ेंगे। पवन कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ चलती हैं, कहाँ नहीं चलती हैं, कौन सी कोल्ड विंड्स हैं, कौन सी हॉट विंड्स हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। और उनके बारे में हमें लोकल विंड्स के बारे में मैक्सिमम जानना है कि कौन सी विंड्स कहाँ पे चलती हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो विंड्स जो होती हैं, पहले हम लोग पवनों को तीन प्रकार में बांटते हैं, यानी जो इनकी बेसिक जो होती हैं विंड्स की बेसिक से हम लोग जानते हैं कि विंड्स कितने प्रकार की होती है। तो इनको हम तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला है प्रीवेलिंग विंड्स, यानी जिनको हम लोग प्रचलित पवने कहते हैं। ठीक। दूसरा है सीजनल विंड्स, यानी सीजन से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर सीजन में चलती हैं, इसलिए उन्हें सीजनल विंड्स कहा गया। और तीसरा है लोकल विंड्स, किसी लोकल एरिया में चलने वाली हवाओं को हम लोग लोकल विंड्स कहते हैं। तो इन तीन में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे विंड्स को। तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी जैसे कि हमने देखा कि पवन को हम लोगों ने विंड्स को तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। यानी प्रिवेलिंग विंड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलित पवन। और सीजनल यानी सामयिक पवने, सामयिक पवन। और लोकल विंड्स को स्थानीय पवन कहते हैं, स्थानीय पवन। यही लोकल विंड्स आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम लोग विशेष तौर से देखेंगे कि कौन सी लोकल विंड्स कहाँ पे चलती हैं और उनका लोकेशन किस देश में, किस क्षेत्र में, उनकी खासियत क्या है। ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रिवेलिंग के बारे में जान लेते हैं कि प्रिवेलिंग विंड क्या होती हैं। तो प्रिवेलिंग को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है, यानी जैसे प्रिवेलिंग विंड्स को एक एक करके हम लोग देखते हैं पहले। तो प्रिवेलिंग विंड्स को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स को तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है आपका ट्रेड विंड्स, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सनमार्गी पवने। ट्रेड विंड्स या इन्हें हम लोग कहते हैं सनमार्गी पवने, सनमार्गी पवने। दूसरा है पछुआ पवने या वेस्टर्लीज कह सकते हो इसे आप, वेस्टर्लीज। इन्हें हम लोग पछुआ पवने कहते हैं। और तीसरा है पोलर विंड्स, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवने कहते हैं। पोलर विंड्स यानी इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवने कहते हैं। ठीक। यानी वेस्टर प्रिवेलिंग विंड्स को जो आपका क्या है कि जिन्हें हम लोग प्रचलित पवने कहते हैं। जो प्रचलित पवनों का मतलब ये होता है कि जो पवने आदिकाल से लेके अब तक चली आई हैं, वो आगे भी चलती ही रहेंगी। ऐसी पवनों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स यानी प्रचलित पवने। अब प्रचलित पवनों में ट्रेड विंड्स होती हैं, जिन्हें हम लोग व्यापारिक हवाएं भी कह सकते हैं। दूसरा है वेस्टर्लीज, यानी जो पश्चिम की तरफ से चलती हैं, पछुआ पवनें कही जाती हैं। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं, उन्हें पोलर विंड्स कहा जाता है। ठीक। तो आइए हमें इसको एक बार देखना पड़ेगा। बेसिक चीजें जो हैं विंड्स के बारे में आप जान लेंगे, तो फिर आगे हवाओं को या फिर आगे भारत की जो मानसून हैं, उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं, अगर हम लोग देखें कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा क्या है, अर्थ है। और अर्थ आपको पता है कि ये 23.5 अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, झुकी हुई है।
तो इसका जो 0 डिग्री इक्वेटर है, या थोड़ा सा और ये नीचे होगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर हुआ। ठीक, अब 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 के आसपास, 23.5 के आसपास ये कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य की किरणें यहाँ और यहाँ चमकती हैं। होता क्या है कि इस इतने क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल के 12 महीने हमेशा पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर जो होता है, हवाएं अधिकतर गर्म होती हैं इक्वेटोरियल रीजन के आसपास। इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जब हवाएं गर्म रहती हैं और 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ कहा जाता है, या इसे हम लोग हिंदी में डोल ड्रम बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं। होता क्या है कि यहां पर साल के 12 महीने टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं। एक चीज आप जान लीजिए कि जिस किसी भी पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर प्लस होगा तो वहां पर प्रेशर क्या होगा? माइनस होगा। यानी टेम्परेचर प्लस होगा तो प्रेशर माइनस, यानी दाब, यानी ताप और दाब का हमेशा आपस में विपरीत संबंध होता है। आपस में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। क्यों? क्योंकि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा होने से हवा एकदम गर्म होती हैं और गर्म होने से हवा एकदम हल्की हो जाती है, प्रेशर यानी दाब कम हो जाता है, हवा हल्की हो जाती है, हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है। ठीक, यानी जब गर्मी, अब गर्मी के सीजन आ रहा है, आप लोग मई जून की दोपहर में आप कहीं दूर देखेंगे तो ऐसे चिलचिलाती हुई हवा गर्म एकदम लगता है कि ऊपर उठ रही है। आप लोग देखे होंगे इसको तो आप लोग इमेजिन करिएगा कि वो चीज कैसी होती है। यानी जहां पर टेम्परेचर गर्म होगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हवा ऊपर उठती है तेजी के साथ, गर्मी के साथ। तो हवा जब ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा? कम होगा, यानी हवा ऊपर उठेगी। तो इस रीजन में भी ऐसे ही कुछ घटनाएं होती हैं। जब हवा ऊपर हो उठेगी तो उसका स्थान लेने के लिए कहीं से दूर से हवाएं आएंगी। अब दूर से हवाएं आती हैं कहां से? 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों की तरफ से, यानी 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आती हैं इधर का स्पेस लेने के लिए, इन सब का स्पेस लेने के लिए। यानी यहां से हवा ऊपर उठी तो एक तो अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हवाएं पहले तो सीधा आती हैं इस तरीके से ऐसे, लेकिन पृथ्वी में गति के कारण ये हवाएं क्या हो जाती हैं? अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक जाती हैं, ये हो जाती हैं तिरछी, ऐसे कुछ। और इन्हें ही हम लोग क्या कह देते हैं? इन्हें ही हम लोग कह देते हैं ट्रेड विंड्स, यानी व्यापारिक पवनें। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैप में आप देख रहे हैं इस चित्र में ऐसे ही हवाएं चलती हैं, यानी चलती तो सीधी थी लेकिन पृथ्वी के एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण, और घूमती भी है अपनी एक्सिस पे कितना? लगभग 1670 किलोमीटर प्रति पर आवर की रेट से अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, लेकिन हम लोगों को कुछ एहसास नहीं होता है। ठीक, तो घूम रही हैं तो हुआ क्या कि ये हवाएं तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी हो जाती हैं तो होता क्या है कि ये जैसे ही ITCZ के पास पहुंचती हैं तो यहां पे एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल। उसके कारण ये हवाएं ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, या यानी ये इक्वेटर के पास ना जाकर ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि
यानी जो आप कह सकते हो कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, यानी हमारे वायुमंडल का सबसे निचला परत, उसके और समताप मंडल के बीच में एक तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। तो ये जब ऊपर उठती हैं तो जेट स्ट्रीम से टकरा के दोनों तरफ मुड़ जाती हैं, और जब दोनों तरफ मुड़ जाती हैं तो आपने देखा कि यहाँ की हवाएं टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, प्रेशर कम था तो हवाएं ऊपर उठी तो इन हवाओं का स्थान लेने के लिए इधर से और इधर से हवाएं चलने लगी। और चलने लगी तो यहाँ का भी और यहाँ का भी स्पेस कम होगा, यानी हवाओं का स्थान लेने के लिए दूसरे तरफ से हवाएं आएंगी। तो ये हवाएं उठी, और जैसे यहां से स्पेस कम हुआ इन दोनों का, यानी इस एरिया का स्पेस, हवा आगे बढ़ गई, तो यहां का स्पेस लेने के लिए कुछ हवाएं क्या हुई, ये जैसे ही मुड़ गई जेट स्ट्रीम के साथ, जेट धारा के साथ, तो मुड़ के जैसे ही 30 से 35 डिग्री पे आई तो ये यहां उतरने लगी। यानी इसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको समझाएं तो आप ऐसे समझिए कि ये हवाएं थी, ऐसे आई और ऐसे आई और यहां से ऊपर उठ गई, ऊपर उठी यहां से दोनों तरफ से उठी, और यहां चल रही थी जेट स्ट्रीम, दोनों तरफ जेट स्ट्रीम चल रही थी, जेट धारा दोनों तरफ चली, तो ये इसके साथ मिल गई, और मिल गई तो ये आगे आते आते जब इनको लगा कि कहीं से हवाओं का स्पेस कम हो रहा है, यानी वहां पे हवाएं दूसरी तरफ जा रही, तो ये यहीं पर बैठने लगती हैं, ये यहां पे आके बैठने लगती हैं दोनों गोलार्धों में। ऐसे दोनों गोलार्धों में जब ये बैठ गई तो हवा जब नीचे उतरेगी, ऊपर से नीचे उतरेगी, तो किसी चीज से जब फर्श से या पृथ्वी की सतह से वो टकराई तो वो एक तरफ ना मुड़ के दोनों तरफ मुड़ने लगती हैं। तो दोनों तरफ जब मुड़ी तो कुछ हवाएं इधर चलने लगी इस तरफ, और कुछ हवाएं घूम गई इस तरफ, यानी पश्चिम की तरफ। अब जब पश्चिम की तरफ ये घूम गई तो इन्हें ही हम लोगों ने क्या कह दिया, पछुआ पवने, यानी इन्हें हमने कहा ट्रेड विंड्स, यानी इन्हें हमने क्या कह दिया, व्यापारिक पवने, और इनको हमने कह दिया वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवने। ये हो गई आपकी पछुआ पवने। ठीक, अब पछुआ पवने जब आगे बढ़ी तो इनसे टकराई कौन, पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने टकराई, और ध्रुवीय पवने टकराई तो फिर वही प्रोसेस हुआ कि जब ये टकराई तो ऊपर उठने लगी, और यानी ये यहां से ऐसे ऊपर उठी, और फिर ऊपर ये इधर उठी, और फिर ये कहां जाके मिल गई जाके जेट स्ट्रीम से, और जेट स्ट्रीम से इसी पवन के साथ ये फिर नीचे उतर आई, और ये जब आगे बढ़ी गई तो जाके कहां उतरी, ध्रुवों के आसपास उतर के ये फिर, यानी ये सर्कल जो चल रहा है, ये सर्कल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। यानी इन्हें हम लोगों ने क्या कह दिया, ध्रुवीय पवनें, यानी ये टकराई तो ये ऊपर उठ के फिर इससे मिल गई, और कुछ पवनें जो ध्रुवों की तरफ आके कहां में उतरने लगी, इस क्षेत्र में उतरने लगी, तो एक सेल बन गया, ये जो चक्र बन गया इसे हम लोग हेडली सेल कहते हैं। यानी इसकी खोज किसने की थी, हेडली ने, तो इसे कहा जाता है हेडली सेल। हेडली सेल ये दोनों कहे जाते हैं। इसे कहा जाता है फेरल सेल, इसे क्या कहा जाता है, फेरल सेल, और इसे कहा जाता है पोलर सेल। यानी ये थी आपकी विंड की, यानी हवाओं की जो प्रचलित पवनें थी, जो साल के 12 महीने, हाँ इनमें थोड़ा सा जब
सनरेज पड़ने लगती हैं कर्क रेखा पर तो इनकी पेटी थोड़ा सा 10 डिग्री उत्तर खिसक जाती है। सारी पेटियां डिस्टर्ब हो जाती हैं थोड़ा सा, तो 10 डिग्री 10-10 डिग्री ये नॉर्थ की तरफ खिसक जाती हैं। और जब सूर्य की किरणें कहां पड़ने लगती हैं, मकर रेखा पर, तो इधर वाली पेटियां इधर खिसक आती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब यहां पे ज्यादा पड़ रहा होता है तो इक्वेटर पे इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो थोड़ा कम होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए इसकी पेटी थोड़ा सा धीरे धीरे खिसक जाती है। तो यहां पे आपने देखा कि जो आपकी विंड्स की वेस्टर्लीज पवनें थी या प्रिवेलिंग यानी प्रचलित पवनें थी, प्रचलित पवनों में हमने 3 देखा। ट्रेड विंड्स की इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए है कि ये हमारे मानसून को बहुत प्रभावित करती हैं। यानी ट्रेड विंड्स अगर ना हो तो शायद हमारा मानसून उतना अच्छा बारिश ना कर पाए भारत में। इसलिए ट्रेड विंड्स हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हैं। ठीक, उसके बाद पछुआ पवनें और आपका पोलर विंड्स हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ITC-Z या डोल ड्रम जिसे कहा जाता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ यानी 10 डिग्री के डिफरेंस में 10 डिग्री के एरिया में ये पाया जाता है। ITC-Z इसे यानी ITC-Z कहा जाता है। ITC-Z का जो पूरा नाम है ITC-Z इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, तो ये तो था आपका प्रिवेलिंग विंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं सीजनल, यानी सीजनल विंड्स को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? तो सीजनल विंड्स सामयिक पवनें होती हैं। सीजनल विंड्स जो होती हैं इन्हें हम लोग सामयिक पवनें कहते हैं, यानी एक निश्चित समय में ही ये चलती हैं। जैसे आपका मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें। ठीक, तो मानसूनी पवनों को समझने के लिए हम देखेंगे, मानसूनी पवनों को हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के उस परिप्रेक्ष्य में कि हमको ये मानसूनी पवनें, क्योंकि मानसून जब आता है तो ये पवनें ही मानसून को लेकर आती हैं और भारत में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत को बारिश करती हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बस समझा दे रहे हैं, बाकी हम समझेंगे कहाँ पर, इंडियन ज्योग्राफी में जब भारत का मानसून पढ़ना होगा। तो बस आपको इतना यहां देखना है कि इंडिया ये आपका इंडिया है, ये कुछ ऐसा आपका इंडिया है। और आपको पता है कि इंडिया के दक्षिण पार्ट से ही ये 0 डिग्री गया है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये इंडिया है और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 नॉर्थ, यानी 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा कहते हैं। अब जब सूर्य की किरणें पैरेलल यहां पड़ती हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब पड़ती हैं तो होता क्या है कि टेम्परेचर थार का रेगिस्तान, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और जितने भी इस क्षेत्र की चीजें हैं, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का पठार, और यानी पूरा उत्तर भारत एकदम टेम्परेचर से भर जाता है। तो होता क्या है कि जब इतनी ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो यहाँ
टेम्परेचर हम अभी हमने कहा जहां पे टेम्परेचर प्लस होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, माइनस होगा। प्रेशर कम होगा तो हवाएं हल्की होंगी, एकदम गर्म होंगी। गर्म हवाएं क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने लगती हैं तो वो ऊपर थोड़ी ऊपर उठते उठते चली गई ऊपर। होता क्या है, एक चीज और यहां समझना है कि एक चीज होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर इसे कहा जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस इतना समझिए आप, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें कहीं पे पड़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होती हैं तो वो धीरे 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 ऊपर उठती हैं। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रति किलोमीटर क्या होता है, कम होता है। यानी हवा जितनी गर्म थी सतह पर पृथ्वी के, वो हवाएं ऊपर उठते जब 1 किलोमीटर ऊपर उठेंगी। अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है सतह पर गर्मियों के सीजन में 45-46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच ही जाता है ना। तो वो हवाएं जैसे 1 किलोमीटर ऊपर पहुंची तो उनमें 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर की बात है ये, फिर दूसरे किलोमीटर पे हुई इतना, तीसरे, यानी एक समय ऐसा आता है कि ये हवाएं ऊपर 4-6-10 किलोमीटर जहां पहुंची तो इनमें क्या होता है कि ये हवाएं 100% सैचुरेट हो जाती हैं, यानी नमी आ जाती है। इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि ये नमी आ जाती इनमें, और नमी जैसे आई ये जल की बूंदें बनी, जल की बूंदें बनी तो ये बारिश हो गई। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी इसको सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। और ऐसी वर्षा को हम लोग संवहनी वर्षा कहते हैं, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट, जो हवाएं गर्म हुई तो वो संवहनी तरंग के रूप में ऊपर उठती हैं, और संवहन तरंग के रूप में ऊपर उठेंगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो टेम्परेचर उसमें कम हो जाएगा और वो 100% सैचुरेट हो जाएंगी। और 100% सैचुरेट होने के बाद वो जल की बूंदें बन जाती हैं, और जल की बूंदें बनने के बाद वो क्या हो जाती हैं, भार आ जाता है उसमें और वो बारिश बन जाती है। ऐसे वर्षा को हम लोग कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। और नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी सामान्य ताप ह्रास दर की अगर हम लोग बात करें तो वो यही है जो अभी आपने सुना, समझा, जाना। ठीक, तो आइए, तो हुआ क्या कि जब सूर्य की किरणें किस तारीख को पड़ती हैं, 21 जून, 21 जून को सूर्य की किरणें जब कहां पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, यानी पृथ्वी भारत के बीचों बीच यहां पर पड़ती हैं। तो होता क्या है कि इस पूरा दक्षिण भारत का पठार, थार का, तिब्बत का पठार, ये पठार सारी की सारी, पामीर की पठार जितनी भी हैं पठार, सब टेम्परेचर एकदम ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने से ये हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं तो इन हवाओं का स्पेस लेने के लिए जो ट्रेड विंड्स चल रही थी अभी तक, ट्रेड विंड्स जो चल रही थी, अभी हम लोगों ने देखा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर था, वो ट्रेड विंड्स ऐसे ही ऐसे तो आ रही थी। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही थी। ठीक, ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही थी। जैसे ही ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं ये अपने दाहिने घूम जाती हैं, ये अपने कहां घूम जाती हैं, दाहिने घूम जाती हैं। दाहिने घूम जाती हैं तो होता क्या है कि ये भी हवाएं गर्म होती हैं, एकदम प्यासी। जैसे हवाएं क्या होती हैं, एकदम प्यासी होती हैं। अब प्यासी होती हैं, जैसे अभी हम लोग, गर्मी आ रही है, कोई काम करें खेत खेत में या कोई भी मेहनत का काम करें, और इतनी तेज प्यास लग जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बोतल पानी मिल जाए तो पूरा पानी पी लेते हैं गले तक, एकदम पेट डम हो जाता है, भर जाता है। इतनी तेज प्यास लगती है कि बस प्यास बुझती नहीं है, लेकिन हम लोग 1 लीटर 2 लीटर पानी पी जाते हैं। यानी ऐसी ही ये हवाएं भी होती हैं। ये हवाएं इतनी प्यासी होती हैं कि सागर सतह से, महासागर की सतह से जब चलती हैं
तो एकदम इतना पानी सोख लेती, इतना पानी पी लेती हैं कि गले तक पानी पी लेती हैं। अब गले तक पानी पी के आप कोई काम करो या आपको कह दें कि 10 मंजिला सीढ़ी पे चढ़ जाओ, 10 मंजिला मंजिला मकान पे सीढ़ी से चढ़ जाओ तो क्या करोगे? निकाल दोगे सब। यानी पानी जितना भरा रहेगा सब निकाल दोगे। यही काम होता है यहाँ पर। यानी ये हवाएँ जो थीं, इतनी गर्म थी कि इनसे महासागर से, हिंद महासागर से खूब पानी सोख ली गले तक। और जैसे ही ये पहुंची कहाँ? पश्चिमी घाट पर्वत से टकराई भारत के, और इन हवाओं को टकराने के बाद जैसे ही पर्वत के ऊपर चढ़ने लगी, अब वो उनमें हिम्मत और नहीं है कि अब वो जाएं, तो वो क्या करती हैं? पूरा का पूरा पानी बारिश कर देती हैं। और यही बारिश 5 जून को पहली बारिश होती है भारत के दक्षिणी तट पर, 5 जून को। यही भारत का पहला मानसूनी वर्षा होता है, जिसे हम लोग, यानी इन हवाओं को हम ट्रेड विंड्स ना कहकर इन हवाओं को भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है? मानसूनी पवनें कहा जाता है। ठीक? तो इसको हम थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से समझेंगे इंडियन जियोग्राफी जब पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि इसको भारतीय मानसून को प्रभावित करने के लिए 2 कारक आ जाते हैं, एल नीनो और ला नीनो जिसे कहा जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी में। तो बस आप इतना समझिए कि 5 जून को ये गर्म हवाएं जो सागर से खूब नमी सोख लेती हैं, खूब पानी पी लेती हैं, और जैसे ही ये टकराती हैं कहाँ पर? इस क्षेत्र में कुछ घाट्स बने हुए हैं। जो हवाएं घाट को पार करके निकल जाती हैं, इधर निकल जाती हैं, तो वो उत्तर भारत में भी वर्षा कर देती हैं। कुछ हवाएं इधर आकर सीधा कहाँ? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराती हैं, और यहीं पे मेघालय का मौसिनराम और चेरापूंजी है, जहां पे आपको पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये यहाँ से टकरा के खूब बारिश करके ये भी कुछ इधर निकल जाती है, कुछ आ जाती है बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। ये लगभग जुलाई में यहाँ पर क्या होता है? 20, 21, 25 जुलाई तक इन लोगों का, इन दोनों का मिलन होता है। एक शाखा को बंगाल की खाड़ी की शाखा कह दिया जाता है, और एक शाखा को कह दिया जाता है अरब सागर की शाखा, क्योंकि ये दक्षिणी बिंदु से कन्याकुमारी से 2 भागों में बंट जाती हैं, और 2 भागों में बंट के जब आके मिलती हैं तो जुलाई लास्ट तक, तो ये इनका मिलन उत्तर भारत में होता है। यानी ये हुई आपकी मानसूनी पवनें। ठीक? अब दूसरा है मानसूनी पवनों के बाद लोकल विंड्स। तो आइए हम लोग लोकल विंड्स के बारे में जानते हैं, और लोकल विंड्स को हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी चलती हैं, कौन सी गर्म हवाएं हैं, कौन सी ठंडी हवाएं हैं। बस यही इतना आपको, ये आपका मेन है। तो लोकल विंड्स में इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, एक हॉट विंड, एक कोल्ड विंड। यानी एक गर्म हवाएं, हॉट विंड्स, और दूसरा है कोल्ड विंड्स। ठीक? तो जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं हैं आपका चिनूक। जैसे पहला है गर्म हवा, गर्म को हम रेड से कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसे लिखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सी हवा गर्म है और कौन सी ठंडी। तो चिनूक जो है रॉकी पर्वत के ढलानों पर चलती है, और वहां पर पड़ी बर्फ को क्या करती है? ये पिघला देती है। तो वहां पर जो मैदान होते हैं बर्फ से ढके, वो खुल जाते हैं, और खुल जाते हैं तो इसे हिमभक्षी भी कहा गया है। इसे क्या कहा जाता है? हिमभक्षी, यानी बर्फ को खाने वाली। तो चिनूक को क्या कहा जाता है? हिमभक्षी। ठीक? दूसरा है आपका फॉन, आल्प्स की पहाड़ियों पे चलता है। फॉन यानी ये कहां? यूएसए में चलता है। चिनूक जो चलता है कहां? यूएसए की रॉकी की पहाड़ियों में।
फान जो है आल्प्स पहाड़ी पर चलता है। ये कहाँ है? फ्रांस में। ये है आपका फ्रांस में। और अगला है आपका खमसिन। खमसिन। खमसिन जो है सहारा डेजर्ट के नॉर्थ में, यानी 2-3 देश हैं जो हम लोग दिखाएंगे, जो हम किसी दिन मैप में आपको सारी हवाओं का एक चित्र दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। आप लोग भी वर्ल्ड के मैप में उसको फिल कर लेना, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख लिए सरसरी निगाह से कौन सी हवाएं कहाँ चल रही हैं तो समझ में आ जाएगा। तो खमसिन के बारे में मैं आपको बताऊं तो खमसिन भी गर्म हवा है। ये जब चलती है आप कह सकते हो कि सहारा के उत्तर में, सहारा डेजर्ट जो है, अगर मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखा दूं कि ये है आपका अफ्रीका, तो यहां ये इतने क्षेत्र में क्या है? सहारा डेजर्ट है। और यहां पे है आपका मेडिटेरेनियन सी। सहारा डेजर्ट में जब ये चलता है तो हुआ क्या कि यहां पर रेतीले से लाल रेत के कण जो होते हैं वो अपने साथ उड़ा के ले जाता है, और गर्मी से भूमध्य सागर की जो जल होता है वो सोखता है कस के, और सोख के इटली में इन सब एरिया में क्या करता है? खूब बारिश करती है, और लाल रेत के कण पानी में मिले होते हैं, इसलिए यहां पे इसे रक्त वर्षा कहा जाता है इटली में। यानी खमसिन से जो बारिश होती है इटली और यूरोप के दक्षिणी भाग में, वहां पे उसे क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा कहा जाता है। तो ये जो खमसिन है कहाँ चलती है? सहारा के उत्तरी भाग में, सहारा रेगिस्तान के उत्तर में, ठीक, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगला है आपका, अगला हरमट्टान। हरमट्टन कहीं कहीं मिलता है, या हरमट्टान, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? ये पूर्वी अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा है, जो चिपचिपे, यहाँ के चिपचिपे क्लाइमेट को गर्मी, चिपचिपे क्लाइमेट को सोख के ये थोड़ी सी राहत देता है, इसलिए इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। डॉक्टर विंड, यानी ये पूर्वी अफ्रीका में चलता है, पूर्वी अफ्रीका में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में चलता है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड, और भारत में भी कहीं कहीं जो काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में जो लू चलता है, या उत्तर भारत में जो लू चलता है, उसे हम लोग काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर भी कह देते हैं, ठीक। तो न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलता है। अगला है, एक है नॉर्वेस्टर हो गया, एक है विली विली, ऑस्ट्रेलिया की, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये चलती है, ठीक। ये भी गर्म हवा है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, कैलिफोर्निया, यानी नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हवा चलती है जिसे हम लोग कहते हैं सेंटा एना। सेंटा एना, सेंटा एना, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया प्रांत में चलता है। कैलिफोर्निया प्रांत में चलता है सेंटा एना। उसके बाद मैक्सिमम आपकी हॉट विंड्स, एक और जान लीजिए, ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ब्रिक फील्डर जो चलता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ये इतना आपकी हॉट विंड्स हैं, यानी गर्म हवाएं हैं, ठीक। आइए हम लोग देख लेते हैं अब
कोल्ड विंड्स के बारे में, ठंडी हवाओं की, यानी अपेक्षाकृत गर्म हवाएं, अपेक्षाकृत ठंडी हवाओं को हम लोगों को देखना है। तो जो कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी पवनें, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो कोल्ड विंड्स में एक है बोरा, इटली में चलती है। बोरा कहाँ चलती है? इटली में, ठीक। और बोरा चलती है इटली में। उसके बाद एक है जोंडा, ये एंडीज पर्वत पे चलता है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप है, पता ही है, ठीक। जोंडा के बाद अगला है मिस्ट्रल, फ्रांस की रोन घाटी। मिस्ट्रल, फ्रांस, रोन घाटी। रोन नदी है फ्रांस की एक, जहां पे ये हवाएं चलती हैं, ठीक। मिस्ट्रल में चलती है फ्रांस की। रोन और राइन दो नदियां हैं, कहाँ की? रोन और राइन दो नदियां हैं फ्रांस की, जो यूरोप की लाइफ लाइन कही जाती है। यानी ये दोनों नदियां साल के 12 महीने कभी भी खाली नहीं रहते, हमेशा व्यस्त रहती हैं। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नदियों द्वारा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रोन और राइन, मैक्सिमम राइन नदी है जो यूरोप की लाइफ लाइन भी कही जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। अगला है पंपेरो, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। पंपेरो, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और उरुग्वे एक देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ चलती है, ठीक। पंपेरो जो है, पंपास घास का मैदान जो है, जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है, वो हम घास का मैदान किसी चैप्टर में आपको किसी क्लास में बताएंगे कि घास के मैदान क्या होते हैं। घास के मैदान से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उसको आपको बताऊंगा, ठीक। अगला है सूडान में एक हवा चलती है हबूब। हबूब, उत्तरी सूडान, अफ्रीका। अफ्रीका में चलती है, ठीक। उसके बाद है आपका सूडान हो गया। ब्लिजर्ड, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में ब्लिजर्ड एक हवा चलती है। ब्लिजर्ड उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में ब्लिजर्ड एक हवा चलती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किसी दिन मैप में। लेवेंटर चलती है स्पेन में। लेवेंटर स्पेन में, ये भी क्या है? कोल्ड यूरोप। लेवेंटर चलती है स्पेन के यूरोप में। अगला है पापा गयो। पापा गयो कहाँ? मैक्सिको। पापा गयो कहाँ गयो? मैक्सिको, ठीक। ये इतनी कोल्ड विंड्स हैं जो चलती हैं आपका, ठीक। और हाँ, एक लास्ट बचा है यामू। यामू चलती है जापान में। यामू चलती है जापान में, ठीक। ये इतने कोल्ड विंड्स हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे है, पहले तो मैचिंग करने के लिए आ सकता है कि कौन सी विंड्स कहाँ पे चलती हैं। जैसे दे दिया कि ये निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवाएं कहाँ पर चलती हैं। अब बोरा दे दिया, सामने जापान लिख दिया। जोंडा दे दिया, स्पेन लिख दिया। मिस्ट्रल दे दिया, मैक्सिको लिख दिया। पैम्पेरो दे दिया, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। तो आपको मैचिंग करना है, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे है।
ये चीज़ थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से मैं आपको किसी दिन बताऊँगा मैप में। मैप में आपको दिखा दूँगा कि ये देश यहाँ पे है और यहाँ पे ये हवा चलती है। उसको आप लोग ब्लैंक मैप में फ़िल कर लोगे और जहाँ भी आप लोग पढ़ते हो स्टडी रूम में बस हल्का-सा चिपका देना और एक-एक नज़र पड़ता रहेगा, तो आपको लर्न हो जाएगा। मैप, जियोग्राफ़ी 50% ये समझ लीजिए मैप है और 50% थ्योरी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म हो जाएगा, इंडियन जियोग्राफी खत्म करके हम लोग जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सबको स्पेशली अलग-अलग पढ़ेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस किस कॉन्टिनेंट में कितनी फैक्ट हैं, वो सारी के सारी मैं आपको नोट कराऊँगा। ठीक है ना? चलिए, तो पहला बात तो ये हुआ कि मैचिंग के लिए आ सकता है। दूसरा बात ये कि कौन-सी गर्म हवा है, कौन-सी ठंडी हवा। चौथी बात, चौथा क्वेश्चन, चौथा ही प्रकार कि 3 हवाएँ गर्म हवा दे देंगे और चौथी ठंडी तो कह देंगे कि इन निम्नलिखित में से कौन-सी ठंडी हवा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो विंड्स का चैप्टर आज का यहीं तक रहा हमारा और बाकी हम लोग नए क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि नया हमारा सब्जेक्ट हमें लग रहा है कि जो हम लोगों ने शुरू क्लास में देखा था कि जियोग्राफी को हम लोग लिथोस्फियर लगभग लिथोस्फियर खत्म होने वाला है। हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर का एक ही चैप्टर है वायुमंडल, ठीक? वो हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हाइड्रोस्फियर में हमें देखना है कि कौन से सागर, महासागर, ठीक है? वहाँ पे चलने वाली है धाराएँ, उनको पढ़ना है और फिर उसके बाद फिर हम लोग इंडिया में पढ़ेंगे। बाकी बायोडाइवर्सिटी के जितने भी भारत के हैं उनको मैं नोट करा दूँगा या विश्व के जितने भी हैं इम्पोर्टेंट, वो हम लोग नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे-राधे।